नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल यूपीएससी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है यह अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह है देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और प्रायः यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। विशेष रूप से यूपीएससी मेंस एग्जाम में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, इस पर टिप्पणी लिखिए। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने देवनागरी लिपि के विषय में यह कहा है कि देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। तो भारत के जाने माने भाषाविद और विद्वान साहित्यकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन का यह कहना है कि देवनागरी लिपि दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लिपि क्या होती है। लिपि से तात्पर्य है स्क्रिप्ट। किसी भी भाषा को हम जिन चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं अथवा व्यक्त करते हैं उसे हम कहते हैं लिपि। तो किसी लिपि को हम वैज्ञानिक लिपि कब कहेंगे, उनमें कौन कौन विशेषताएं होनी चाहिए और क्या ये विशेषताएं देवनागरी लिपि में विद्यमान है कि नहीं। देवनागरी लिपि में हम हिंदी को लिखते हैं और केवल हिंदी को ही नहीं बल्कि संस्कृत को, मराठी को, नेपाली को आदि भाषाओं को भी हम देवनागरी लिपि के माध्यम से ही लिखते हैं। देवनागरी लिपि के विषय में प्राय जो बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जो भाषाविद हुए हैं, भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, उनका यह कहना है कि यह वैज्ञानिक लिपि है। प्रश्न यह है कि किसी लिपि को वैज्ञानिकता प्रदान करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, मतलब किन तत्वों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह लिपि वैज्ञानिक लिपि है। तो चलिए हम देखते हैं। तो जितने भी भाषाविद हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि यदि किसी लिपि में निम्नलिखित विशेषताएं विद्यमान हैं तब वह लिपि वैज्ञानिक लिपि कही जा सकती है। तो क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए किसी भी लिपि को वैज्ञानिक कहने के लिए? एक ध्वनि के लिए एक वर्ण हो, जैसे क एक ध्वनि है तो उसके लिए केवल एक ही वर्ण होना चाहिए। वर्ण क्या होता है? वह ध्वनि का वह छोटा से छोटा हिस्सा जिसका और खंड ना किया जा सके, है ना। जैसे कि ई एक ध्वनि है, ई को हम और छोटे टुकड़े में विभाजित नहीं कर सकते। इसी प्रकार एक ख एक ध्वनि है, ख को हम और अधिक छोटे टुकड़े में विभाजित नहीं कर सकते। तो एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होना चाहिए, ये ऊपर मैं बता चुका हूं। तब हम उस लिपि को वैज्ञानिक कहेंगे यदि एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण हो, एक वर्ण एक ही ध्वनि को व्यक्त करे, मतलब एक ध्वनि के लिए एक वर्ण हो, साथ ही एक वर्ण केवल एक ही ध्वनि को व्यक्त करे, है ना। और जैसे कि अंग्रेजी में होता है, हम लिख दिए, इंग्लिश में यदि हम CH लिखते हैं तो कहीं पे इसका उच्चारण श हो जाता है, कहीं पर क हो जाता है, कहीं पर च हो जाता है। तो ऐसा हिंदी में नहीं है, एक वर्ण से एक ही ध्वनि को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मात्रा एवं वर्ण चिन्हों में भिन्नता हो, मतलब प्रत्येक मात्रा हमको अलग अलग दिखाई देता है, वर्ण चिन्ह भी अलग अलग दिखाई देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे क लिखा हुआ है और ये फ लिखा हुआ है, ये तो दोनों स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है। जैसे भ लिखना है तो ये भ लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से हमको पता चलता है। इसी प्रकार मात्रा एवं वर्ण चिन्ह में भिन्नता हो, जैसे हम मात्रा लगाते हैं, छोटे की मात्रा लगाते हैं ऐसे, बड़ी की मात्रा लगाते हैं ऐसे, छोटे की मात्रा लगाते हैं ऐसे, बड़ों की मात्रा लगाते हैं ऐसे। तो इस प्रकार मात्रा और वर्ण चिन्ह में भिन्नता होनी चाहिए। लेखन और उच्चारण में एक रूपता हो, मतलब जैसा हम लिखते हैं वैसा ही हम उसका उच्चारण करते हैं और जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। तो यदि ये सारी विशेषताएं यदि किसी लिपि में है तब उस लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जा सकता है। पहले हम स्पष्ट हो, कोई भी लिपि कैसी होनी चाहिए वैज्ञानिक कहने के लिए? वह लिपि सरल हो और स्पष्ट हो। इसके बाद उच्चारण एवं लेखन में व्यवस्थित हो, मतलब जैसे हम हिंदी को कैसे पढ़ते हैं, क ख ग ग अंग च छ ज ज य ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श। तो उच्चारण लेखन में व्यवस्थित हो, अलग अलग ध्वनियां, स्पर्श ध्वनियां, कंठव्य ध्वनियां, तालव्य ध्वनियां, मूर्धन्य ध्वनियां, सघोष, अघोष, इस तरह उच्चारण और लेखन में व्यवस्थित हो। ध्वन्यात्मक दृष्टि से संतुलन स्थापित करती हो, मतलब जब हम उसको पढ़ें तो एक रिदम होना चाहिए, एक लय होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए, है ना। तो इससे हमको मधुरता का एहसास होना चाहिए और एक संतुलन होना चाहिए। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर अब हम विचार करेंगे कि क्या वैज्ञानिकता के संदर्भ में ऊपर उल्लिखित सभी तत्व देवनागरी लिपि में पूर्णतः विद्यमान है अथवा नहीं। मतलब किसी लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहने के लिए ये ऊपर उल्लिखित 7 विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि क्या देवनागरी लिपि में ये सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले देवनागरी लिपि की विशेषताओं अथवा गुणों का अध्ययन करना होगा, उस पर विचार करना होगा। आइए देखते हैं कि देवनागरी लिपि की क्या क्या विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि अधिक से अधिक ध्वनि चिन्हों से संपन्न है ना। हिंदी वर्णमाला में प्राय 52 वर्ण है ऐसा माना जाता है, अभी एक नए वर्ण को शामिल किया गया है तो 53 हो गए।
तो देवनागरी लिपि में क्या है, बहुत सारे ध्वनि चिन्ह है। देवनागरी लिपि में मतलब पर्याप्त संख्या में हमारे पास ध्वनि चिन्ह है लिपि में, है ना, वर्णमाला में। देवनागरी लिपि में स्वर एवं व्यंजन का वर्गीकरण वैज्ञानिक पद्धति से उच्चारण स्थान एवं प्रयत्नों के आधार पर किया गया है। जैसे सघोष ध्वनि, अघोष ध्वनि, जैसे कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, इस तरह जहां से हम उच्चारण करते हैं, है ना, जैसे प फ ब, प फ भ, यम, ओष्ठ्य ध्वनियां हैं। तो उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वर और व्यंजन का क्या यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद देवनागरी लिपि में मतलब कहां से हम उसका उच्चारण कर रहे हैं, कंठ से कर रहे हैं कि तालु से कर रहे हैं कि मूर्धा से कर रहे हैं। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग स्वतंत्र वर्ण है। प्रत्येक ध्वनि, जैसे क एक ध्वनि है तो क के लिए एक अलग हमारे पास वर्ण है, फ एक ध्वनि है तो इसके लिए हमारे पास एक अलग स्वतंत्र वर्ण है ना। देवनागरी लिपि में वर्णमाला और वर्तनी में उस प्रकार का विभेद नहीं है जैसा कि अन्य लिपियों में है। केवल शब्दों का शुद्ध उच्चारण जानने से ही उन्हें शुद्ध रूप से लिखा जा सकता है। यदि हम शुद्धता पूर्वक उच्चारण कर रहे हैं तो हम किसी को डिक्टेशन यदि दे रहे हैं तो वह शुद्धता पूर्वक उसको लिख सकता है, क्योंकि हम हिंदी में जैसा उच्चारण करते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, और जैसा लिखते हैं वैसा ही उसको पढ़ते हैं अथवा बोलते हैं अथवा उसका उच्चारण करते हैं। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, पी टू पुट हो जाता है, बी टू बट हो जाता है, नॉलेज है तो के साइलेंट हो जाता है, निमोनिया है तो पी साइलेंट हो जाता है, साइकोलॉजी में पी साइलेंट हो जाता है। तो ऐसी बातें यहाँ पर हिंदी में नहीं है। देवनागरी लिपि की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, और जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो भी लिखा है मैं उसको उसी तरह पढ़ रहा हूं, और जैसा लिखा है वैसे उसको पढ़ा जाता है, जैसा पढ़ा जाता है वैसा ही उसको लिखा जाता है। इस प्रकार देवनागरी लिपि पूरी तरह से वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि भारत की प्राचीन लिपि है, क्योंकि इसका जो जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था नागर ब्राह्मणों के द्वारा, ऐसा कहा जाता है। तो देवनागरी लिपि भारत की बहुत ही प्राचीन लिपि है। मेरे पुराने लेक्चर्स आप देखेंगे डिटेल में। भारत की कई अन्य भाषाओं, गुजराती, पंजाबी, उर्दू आदि का साहित्य देवनागरी लिपि में ही मिलता है। केवल हिंदी का ही नहीं बल्कि कई अन्य भाषाएं हैं, जैसे गुजराती है, पंजाबी है, उर्दू आदि भाषाओं का साहित्य भी हमको देवनागरी लिपि में लिखा हुआ मिल जाता है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी जब शुरू में लिखते थे तो उर्दू में लिखते थे, अरबी फारसी में लिखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने देवनागरी लिपि में उसका क्या किया, लिप्यंतरण किया अथवा ट्रांसलेशन भी किया। लिप्यंतरण भी किया, ट्रांसलिटरेशन भी किया और ट्रांसलेशन भी किया। अतः राष्ट्र की संवेदना इस लिपि से सहज ही जुड़ जाती है। इस प्रकार देवनागरी लिपि में केवल हिंदी ही नहीं बल्कि अन्य भाषाओं का भी साहित्य हमको उपलब्ध होता है। इसलिए पूरे राष्ट्र की संवेदना देवनागरी लिपि के साथ जुड़ी हुई है। फीलिंग्स और इमोशंस देवनागरी लिपि के साथ जुड़े हुए हैं। देवनागरी लिपि में प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग से स्वतंत्र मात्रा चिन्ह निश्चित किए गए हैं। स्वर वर्ण मतलब जैसे छोटा हुआ है तो इसके लिए ये मात्रा हो गई, बड़े ऊ के लिए ये मात्रा हो गई, और ई हो गया तो ये मात्रा हो गई, और बड़ी की मात्रा के लिए ये इसकी मात्रा हो गई। तो इस प्रकार प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए अलग अलग स्वतंत्र मात्रा चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इस कारण स्वर युक्त व्यंजनों को उच्चारण के अनुरूप ही स्वतंत्र अक्षरों में लिपिबद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार जिन व्यंजनों के साथ कोई मात्रा लगी हुई है तब हम उसको स्पष्ट रूप से लिख पाते हैं। जैसे विशेषता है वी में छोटे ही की मात्रा है तो हम विशेष इसको लिख पाते हैं, वह के साथ में छोटे ही की मात्रा लगाकर अलग से हम लिख पाते हैं। ये की जो शब्द है इसको छोटे ही की मात्रा के साथ हम अलग से लिख पा रहे हैं। यहाँ क व्यंजन है और छोटे ही की जो मात्रा है वह स्वर है। इस कारण स्वर युक्त व्यंजनों को उच्चारण के अनुरूप ही स्वतंत्र अक्षरों में लिपिबद्ध किया जाता है। लिपिबद्ध करना मतलब लिखना। यह सरल एवं सहज लिपि है, बहुत ही आसानी से इसको सिखाया जा सकता है किसी को भी। जैसे हिंदी में 12 खड़ी बोलते हैं, कक्का, की, के, को, कम, कहा इत्यादि। इस लिपि में यह व्यवस्था है कि जब किसी व्यंजन को स्वर रहित करके दिखाना हो तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे कि कोई व्यंजन है, अब उसको हमको स्वर को अलग करके दिखाना है तब उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। जैसे कि एक क कमल, ये एक व्यंजन है, ये जो क कमल एक व्यंजन है, इसको यदि हम स्वर को अलग करके दिखाना चाहते हैं तो हम क के नीचे में लगा देते हैं हलंत और इसको लिख देते हैं साथ में, स्वर को हम अलग करके ऐसे लिख देते हैं। ये तो ये हो गया। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित करके स्वर को अलग करके दिखाना होता है तब यहाँ पर व्यवस्था है, वो उसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया है क के नीचे में। तो यह सब साइंटिफिक जो लिपि है उसमें ही संभव हो सकता है। यह किसी एक भाषा की लिपि नहीं है,
यह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि है। तो जो देवनागरी लिपि में केवल हिंदी को ही नहीं लिखा जाता, बल्कि देवनागरी लिपि के माध्यम से हम संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं को भी इसी लिपि के माध्यम से हम लिखते हैं। तो यह बहुत सारी भाषाओं की मान्यता प्राप्त लिपि है। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का एक ही और स्पष्ट उच्चारण होता है, कोई भ्रांति नहीं होती। क है तो क ही है, जैसा क लिखेंगे वैसे हमको सब पढ़ेंगे, स्पष्ट उच्चारण होता है। ख, ग, घ, तो प्रत्येक वर्ण का स्पष्ट उच्चारण होता है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसको हम और छोटे भागों में विभाजित नहीं कर सकते। देवनागरी लिपि में रोमन वर्णों के समान छोटे बड़े वर्णों के अलग अलग रूप की समस्या नहीं है। इस कारण देवनागरी लिपि के लेखन, मुद्रण एवं टंकण की समस्या नहीं होती है। जैसे अंग्रेजी में ए हो गया, ये बड़ा अक्षर हो गया, ये कैपिटल लेटर हो गया, ये स्मॉल लेटर हो गया। तो हिंदी में ऐसा कोई कैपिटल और स्मॉल का कोई लफड़ा नहीं होता है, इसलिए लिखने में, टाइपिंग करने में इत्यादि में समस्या नहीं होता, प्रिंट करने में कोई समस्या नहीं होती। देवनागरी लिपि में स्थानीय अनुनासिक ध्वनियों के लिए अलग अलग स्वतंत्र वर्ण ण, न, म इत्यादि हैं, जो संसार की किसी भी लिपि में नहीं पाए जाते। अनुनासिक मतलब जिसका हम नाक के माध्यम से उच्चारण करते हैं, नाक से ज्यादा हवा निकलती है। तो जैसे पंचम वर्ण जो होता है, जैसे क वर्ग में क, ख, ग, अंग, अंग पंचम वर्ण है, और त, थ, द, ध, न त वर्ग में त, थ, द, ध, न पंचम वर्ण है ना। ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न प, फ, ब, भ, म। तो पांचवें स्थान पर आने वाली जो अनुनासिक ध्वनियां हैं उनके लिए स्वतंत्र वर्ण है ना। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग तो पता ही आपको, क, ख, ग, घ, छ, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न प, फ, ब, भ, म, ये रला, श, श, ये सब। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि किसी लिपि को वैज्ञानिक लिपि मानने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है वे सभी तत्व देवनागरी लिपि में विद्यमान है। अतः देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। तो इस प्रकार आप देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के ऊपर टिप्पणी लिख सकते हैं, क्योंकि यह सारी विशेषताएं पाई जाती है जो किसी भी वैज्ञानिक लिपि में आवश्यक होती हैं, वे सभी विशेषताएं देवनागरी लिपि में पाई जाती हैं। इसलिए देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। तो यदि मेरा आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।